हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी में मशरूफ़ होंगे। आज मैं आपके लिए MPTET के लिए उर्दू पेडागॉजी से मुतालिक कुछ सवालात लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सवालात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसमें हमारा पहला सवाल कुछ इस तरह से आ सकता है। उर्दू ज़बान का मौजूदा रस्मुल ख़त कौन सा है? तो हम इसका आंसर देंगे ख़त नस्तालिक। उर्दू ज़बान का मौजूदा रस्मुल ख़त जो अभी चल रहा है वो है ख़त नस्तालिक। इसके बाद है सेकंड वाला, कवाइद की तदरीस के लिए ज़्यादा मौसर या असरदार तरीक़ा कौन सा है? कवाइद की तदरीस के लिए ज़्यादा मौसर या असरदार तरीक़ा इस्तक़राई तरीक़ा कहलाता है। कौन सा तरीक़ा कहलाता है? इस्तक़राई तरीक़ा, जिसे इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं और हिंदी में आगमन विधि कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कवाइद की तदरीस के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा है इस्तक़राई तरीक़ा और दूसरा है इस्तख़राजी तरीक़ा। हमारा जो अभी ये वाला हम पढ़ रहे हैं, इस्तक़राई तरीक़े से सभी सवालात इसी टॉपिक से रहेंगे। सवाल है हमारा, किस तरीक़े में ज़बान व अदब की मिसालें पेश की जाती हैं? तो इसका जवाब आएगा इस्तक़राई तरीक़ा। किस तरीक़े में ज़बान और अदब की मिसालें पेश की जाती हैं? इस्तक़राई तरीक़ा। इसके बाद है फोर्थ वाला, मौजू के ताल्लुक़ से तालीमी इल्म से मुख्तलिफ़ बातें मालूम करने का तरीक़ा कौन सा है? इसका भी जवाब क्या होगा? इस्तक़राई तरीक़ा। मतलब हम किसी टॉपिक से को लेकर बच्चों से बात करेंगे और हम उनका ख़यालात जानेंगे। ये कौन सा तरीक़ा कहलाएगा? इस्तक़राई तरीक़ा। फिफ्थ है इस्तक़राई तरीक़ा, ये कवाइद की तदरीस का जदीद तरीक़ा है। ये कौन सा तरीक़ा है? जदीद तरीक़ा है। ये जानी पहचानी बातों से अनजानी बातों को सीखने का तरीक़ा है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वो कौन सा तरीक़ा है जिसमें जानी पहचानी बातों से अनजानी बातें सीखी जाती है, तो हम कहेंगे इस्तक़राई तरीक़ा। इसके बाद है नोट है, ये इब्तिदाई दर्जों में कवाइद की तालीम के लिए इस तरीक़े का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, इस्तक़राई तरीक़ाए तदरीस में क्या होता है? क्वेश्चन है इस्तक़राई तरीक़ाए तदरीस में क्या होता है? जवाब है मिसालें हक़ाइक़ के ज़रिए अख़ज़ किए जाते हैं। जो मिसालें हैं वो हक़ाइक़ के ज़रिए अख़ज़ की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेवेंथ, सीधे उस ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाना कौन सा तरीक़ा है? बराहे रास्त तरीक़ा। एट्थ है, ख़ामोश मुताले के फ़ायदे कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 पॉइंट है। सुकून और इत्मीनान के साथ मुताला होता है इससे। सेकंड है, इससे थकान नहीं होती। और थर्ड है, पढ़ने की रफ्तार बढ़ती है। ख़ामोश मुताले के और भी फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन जो हमने लिए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए सवालात से लिए हैं। कौन कौन से फ़ायदे हैं ख़ामोश मुताले से? सुकून और इत्मीनान के साथ मुताला होता है, थकान नहीं होती है और पढ़ने की रफ्तार बढ़ती है।
इसके बाद नवा सवाल है, नवा पॉइंट है, बोल कर या पढ़ कर सुनाने के तरीक़ों को क्या कहते हैं? या तो हम बोल रहे हैं या पढ़ कर सुना रहे हैं, इस तरीक़ों को बयानिया तरीक़ा कहते हैं। इस तरीक़ों को क्या कहते हैं? बयानिया तरीक़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरीक़ाए तफ़वीज़ के ज़रिए तलबा की किस सलाहियत में इजाफ़ा होता है? जवाब है तलफ़्फ़ुज़। जब हम बच्चों से कहते हैं कि आप पढ़ कर सुनाइए, तो इससे क्या होता है, बच्चों का जो तलफ़्फ़ुज़ है उसमें क्या होता है, सुधार होता है। नेक्स्ट है, लेक्चर का तरीक़ाए तदरीस में जब इमला के तरीक़े में तब्दीली हो जाए तो उस तरीक़ेकार की क्या होगी? ख़राबी होगी। मतलब जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस तरीक़े में हम पढ़ाने के साथ इमला लिखवाने लग जाए तो ये लेक्चर तरीक़े की क्या हो जाएगी? इससे ख़राबी हो जाएगी। नेक्स्ट है 12वां, तरीक़ाए तफ़वीज़ किन जमातों में इस्तेमाल नहीं हो सकता? जवाब है इब्तिदाई जमात में। सवाल नंबर 13 है, मुताला ज़ेर निगरानी तरीक़ाकार में मुदर्रिस का रोल क्या होता है? जब हम कोई बच्चे को कोई प्रोजेक्ट देते हैं उसमें जो टीचर है उसका क्या रोल होता है? इसका आंसर है बच्चों की इनफरादी दुश्वारी दूर करना। मतलब जो इंडिविजुअल बच्चों को पर्सनल जो प्रॉब्लम होती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उसको क्या करना? दूर करना, ताकि बच्चा अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट करने के काबिल हो जाए। आज की क्लास में हम कुल 30 सवालात को हल करेंगे और आगे आने वाली क्लास में भी हम इसी तरह रोज़ 30 सवालात को हल करते जाएंगे। आज नंबर 14 है, तदरीस के दौरान सवालात करने का अहम मकसद क्या होता है? जब हम पढ़ाते हैं उस वक्त जब टीचर क्वेश्चन करती है उसका मकसद क्या होता है? तो जवाब आएगा तदरीस में तलबा की ज़हनी फ़आली को शामिल किया जाए। कभी कभी क्या होता है, टीचर पढ़ाती रहती है और बच्चे जो है अपने धुन में बैठे रहते हैं, इसलिए बच्चों को क्लास में एक्टिव रखने के लिए बीच बीच में बच्चों से सवालात किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, तख्त सियाह पर लिखने के लिए मुदर्रिस को किस जानिब खड़ा होना चाहिए? ये सवालात आया हुआ है ये किसी एग्ज़ाम का। इसका आंसर है बाएं जानिब। तख्त सियाह मतलब जब ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ा रहा है तो उसे जब बच्चे ब्लैक बोर्ड से कुछ वर्क कर रहे हैं तो उसे टीचर को कहाँ किस साइड खड़ा होना चाहिए? बाएं जानिब खड़ा होना चाहिए। इसके आगे नेक्स्ट है 16, तदरीस की शुरुआत कैसे करना चाहिए? इसका जवाब है बातचीत करके। जब क्लास में टीचर इंटर करता है तो बच्चे से किसी तरह बात करना चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग या फिर हेलो, और इस तरह से बच्चों से पहले बात करके फिर हमको बताना चाहिए आज हम ये पढ़ेंगे और फिर अपनी तदरीस शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट है 17, तालिब इल्म को हुरूफ, लफ्ज़ या कोई बात सही बोलना सिखाने का तरीक़ा कौन सा है? इस्तखराजी तरीक़ा। यहाँ से हमारा सेकंड वाला तरीक़ा स्टार्ट हो रहा है। कौन सा तरीक़ा? कवाइद का दूसरा तरीक़ा। कवाइद के तदरीस के 2 तरीक़े हैं। कवाइद के तदरीस के 2 तरीक़े हैं, जिसमें एक है इस्तक़राई तरीक़ा और दूसरा है इस्तखराजी तरीक़ा। इस्तखराजी तरीक़ा क्या है? ये
पढ़ाने का पुराना और कदीम तरीका है। ये पढ़ाने का पुराना और कदीम तरीका है। इससे तालिबे इल्म को हुरूफ, लफ्ज़ या कोई बात सही बोलना सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहते हैं और हिंदी में निगमन विधि कहा जाता है। इस्तखराजी तरीके में क्या होता है? इस्तखराजी तरीके में पहले से ही तयशुदा उसूल, मुशाहिदे और नतीजे बना दिए जाते हैं और तलबा को इस्तखराजी तरीका क्या होता है? इस तरीके में पहले से ही तयशुदा उसूल और मुशाहिदे और नतीजे बना दिए जाते हैं और तलबा को रटवा दिए जाते हैं। अब है इस्तखराजी तरीके की खुसूसियत। इसमें तलबा की हैसियत महज सामईन की होती है, मतलब तलबा सिर्फ सुनेगा और टीचर कहेगा। इसलिए इसे एक तरफा मतलब वन वे तरीका कहा जाता है। ये इस्तकराई तरीके के बरअक्स है। जो हमने से पहला तरीका पढ़ा इस्तकराई, ये उसके अपोजिट है। नेक्स्ट है 20। इस्तकराई तरीके के ज़रिए लेक्चर का तरीका कम से कम कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए? इसका जवाब आएगा छोटे बच्चों की क्लास में, छोटे बच्चों की तालीम में इस्तकराई तरीके का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट इस्तखराजी तरीका मकरून से मुजर्रिद की जानिब जाता है, मतलब इसमें अननाउन से नाउन की जानिब सिखाया जाता है, अननाउन टू नाउन। इसके बाद नेक्स्ट है इस्तखराजी तरीका गैर मुअस्सर और गैर दिलचस्प तरीका है, मगर इसमें वक्त की बचत होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए वो कौन सा तरीका है जो गैर मुअस्सर और गैर दिलचस्प है लेकिन उसमें वक्त की बचत होती है, तो हम लिखेंगे इस्तखराजी तरीका। कौन सा तरीका? इस्तखराजी तरीका। नेक्स्ट है इस्तकराई तरीका सनासा से गैर सनासा की तरफ, जो हमें मालूम है उससे जो हमें नहीं मालूम है उस तक जाना कौन से तरीके में शामिल है? इस्तकराई तरीका। से कहते हैं ज्ञात से अज्ञात और नाउन टू अननाउन। इसके अंदर है 24 तदरीस कवाइद में इस्तखराजी तरीके के ज़रिए खुद करके सीखने का मौका नहीं मिलता, मतलब इसमें जो स्टूडेंट है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसे कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता। नेक्स्ट है तहरीर के मुअस्सर तरीके के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? कवाइद। तहरीर के मुअस्सर तरीके के लिए क्या ज़रूरी है? कवाइद। अब यहाँ से सवालात कवाइद से मुतालिक आएंगे, यहाँ से सवालात कवाइद से रिलेटेड आएंगे। नेक्स्ट है 26 तदरीस कवाइद का मतलब और मकसद ज़बान की साख्त का इल्म होना। तदरीस कवाइद का मतलब और मकसद क्या है? ज़बान की साख्त का इल्म होना है। नेक्स्ट है उर्दू कवाइद की किताब किसने लिखी? मौलवी अब्दुल हक ने। उर्दू कवाइद की किताब किसने लिखी? मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। नेक्स्ट है लफ्ज़ों की सही तरतीब के लिए और ज़बान दानी के लिए
قواعد کی تعلیم ضروری ہے۔ اگر کوشچن آئے قواعد کی تعلیم کیوں ضروری ہے تو آنسر لگائیں گے لفظوں کی صحیح ترتیب کے لیے اور زبان دانی کے لیے قواعد کی تعلیم ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے ابتدائی درجوں میں قواعد کی تدریج کا سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ عملی قواعد کا طریقہ۔ نیکسٹ اور لاسٹ، عملی قواعد زبان کے استعمال کے لیے عملی پہلوؤں کا علم ہوتا ہے۔ عملی قواعد کیا ہوتا ہے؟ زبان کے استعمال کے لیے عملی پہلوؤں کا علم ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے تھینک یو، شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔